जब मैं एक लड़की को कहती हूँ कि तुझे मैं एक दिन निकाल दूंगी यहाँ से, तू मेरा साथ दे बस। लड़की तैयार ना हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च डाली जाए, चूना डाला जाए। इतना काला अंधेरा वहाँ पे है, एक डिम सी लाइट जली रहे, बाहर भी डिम लाइट रहे, अंदर तो है ही नहीं कुछ भी। उससे कहीं ज्यादा उन औरतों के जीवन में अंधेरा है। वो दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। एक औरत की अस्मिता को बेचा जाता है और अस्मिता को खरीदा। जिन ट्रकों के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं ट्रकों में लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, बेटियों को सम्मान देने वाले, बेटियों को इनके बच्चों की लाइफ कैसी होती है? इनका मैं कहना नहीं चाहती, पर मुझसे पूछते हैं तो मैं कह देती हूँ, पर मैं ये बताना नहीं चाहती हूँ ये सब बातें कि ऐसा नहीं होता है। वो पहला दिन था जब उस कमरे पर हर औरत रोई, चाहे वो मालकिन थी, कीपर थी या और लड़कियां थी। आपके लिए सबसे दर्दनाक मंजर कौन सा था? हेलो एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसके बारे में हम बात करने से खुद डरते हैं, जिसके बारे में हम सोचने से डरते हैं। अंधेरी दुनिया की हम बात करेंगे। वो दुनिया जहां की इमेजिनेशन ही लोगों को बहुत टेंशन देती है, दर्द देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम बात करेंगे रेड लाइट एरिया के बारे में, उस दुनिया के बारे में जिसकी इमेजिनेशन भी आप नहीं करना चाहते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ दर्द, मजबूरी और सब कुछ एक साथ बसा हुआ है। आज उस दुनिया के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस एपिसोड में अतुल शर्मा मैम हैं, जिन्होंने उस अंधेरी दुनिया से बहुत सारी लड़कियों को निकाला है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। मैम, वो दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम डरते हैं उस दुनिया के बारे में सोचने से भी, लेकिन आपने उसको बहुत करीब से देखा है। उसकी असल सच्चाई क्या है? क्या वो सच में हमारी इमेजिनेशन से भी परे है क्या? देखो, पहली बात तो ये है आकांक्षा कि हम डरते नहीं हैं उसके बारे में, हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं हर उस चीज़ को। कि जैसे हमारे घर में कोई एक बच्चा ख़राब निकल जाए तो हम दुनिया से नहीं कहते उसके बारे में। ये बिल्कुल सेम ऐसी स्थिति, ये हमारे देश की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हर उस जगह में बसी हुई है जहाँ कैंट एरिया है, बड़े कैंट एरिया हैं। कलकत्ता है, कलकत्ता में सोनागाछी, मुंबई में कमाठीपुरा है, मेरठ में कबाड़ी बाज़ार या दिल्ली में जीबी रोड। हर उस जगह पे हम बात करते हैं कि जहाँ अच्छाई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जहाँ इतना काला, इतना अंधेरा है घना, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। तो ये ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं, हम करना नहीं चाहते अपने अंदर की जो हमारी, क्योंकि वो हमारी खुद की कुत्सित भावनाएं हैं जो वहाँ उन्हें पहुँचाने में जिनका हाथ है। अगर हम खुद से ये सोचते कि ये हमारी बेटियां हैं, सरकारें सोचती, ये केवल सरकारों के दायित्व की मैं बात नहीं करती, मैं आम समाज के दायित्व की बात करती हूँ कि जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जो नीचे के दुकानदार हैं, जो वहाँ बाज़ार के आने जाने वाले लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर सोचें तो ये बाज़ार कभी के बर्बाद हो जाते हैं। इनके आबाद होने के तो सैकड़ों रीज़न है, लेकिन बर्बाद करने में किसी ने कोशिश नहीं की इनको। और बर्बाद में इसलिए कहती हूँ, बर्बाद उस विधा को करना था, उस तरीके को करना था जिसमें इन बच्चियों को लाके फंसाया जाता है और उनके साथ वो जाति की जा सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। कोई हमको एक थप्पड़ मार दे, हमारे बच्चे को मार दे, तो दिल दहल जाता है एक माँ का। लेकिन सोचो, वहाँ सैकड़ों बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनको थप्पड़ चेहरे पे नहीं, उनकी आत्मा पे मारा जाता है, जहाँ उनकी आत्मा हर वक्त छलनी है। वो कहती नहीं है, कह भी नहीं सकती किसी से, उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो आप बीती कहें। किस पे भरोसा करें? कोई ऐसा बंदा उनके पास नहीं है जिस पे वो भरोसा करें, और जिस पे भरोसा करते हैं वो उसे सबसे ज़्यादा धोखा देता है। क्योंकि पहले वो आई भरोसा करके प्यार में, किसी के साथ किसी ने कहा शादी करूँगा, अच्छे से रहेंगे, बस घर वालों को मत बताना, चुपचाप चलेंगे, बाद में आके घर वालों के सामने आ जाएंगे,
शादी करके, और पगली लड़कियां झांसे में आ जाती हैं, फिर न कभी शादी होती, और दुल्हन तो बनने का मतलब ही नहीं, हो तो हर रात एक दुल्हन है। और दूसरा अगर मैं इसी उसकी बात करूं कि एक तरफ तुम उसमें, और दूसरा वो बच्चियां होती हैं जो सोचती है मैं अपने घर का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दूं, मेरे घर में एक टाइम रोटी है एक टाइम नहीं है, मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, घर में झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, तो मुझे कहीं काम मिल जाए तो मेरे घर की पारिवारिक स्थिति सुधर जाए। तो जो ये सोच के भरोसा करके उस बंदे पे आई थी कि जो लोगों को नौकरियां दिलाता है, जो उनके इर्द गिर्द का है, जो उनका अड़ोसी पड़ोसी का, जिसे वो बेहतर जानती है, शायद भाई कहती हूँ, चाचा ताऊ कहती हूँ, लेकिन वही उन्हें भरोसे में लेके यहाँ आता है। तो अब किस पे भरोसा करेंगे? अब दुनिया में कौन सा रिश्ता उनके पास है? कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिस पर भरोसा करके ये कहें कि मुझे तो ये करना था और मैं ये क्या कर रही हूँ। मना करने का उनके पास कोई नहीं है, रीज़न भी नहीं है। मना करेंगी तो कहाँ जाएंगी, रोटी कहाँ से खाएंगी, कई कई दिन भूखा रहना पड़ जाएगा। जब नहीं कोई लड़की मानती है तो भूखी भी रहती है, मारपीट तो सहती ही है, और भी बहुत कुछ सहती है जिसका शायद जिक्र भी तुम लोगों को थर्रा देगा। पर अल्टीमेटली उसके पास, क्योंकि पेट की भूख के आगे हम सब मजबूर हैं। वो तो शाम को आपको, दिन भर आप भूखे रह जाएं, शाम को आपको रोटी चाहिए, नहीं मिलेगी, एक दिन न खाएंगे, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन कब तक? तो जिसकी वजह से रोटी नहीं मिल रही, हम वो हर काम करेंगे। यदि एक चोर है, वो इसलिए चोर बना क्योंकि उसके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, अब उसकी मजबूरी है, तो वो तो खुद से भी नहीं बनी। उन्होंने तो रोटी को खुद से भी नहीं त्यागा, उनके पास तो रोटी थी, चाहे थोड़ी थी, मगर उसको और ज़्यादा चाहिए थी, और इसलिए यहाँ आके फंस गई। लेकिन मैम, अभी आपने बहुत सारे लड़कियों का जिक्र किया जो धोखे की वजह से यहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन और लड़कियां भी यहाँ, कुछ लड़कियां मजबूरी में यहाँ पर पहुँचती हैं। नहीं, सब मजबूरी है, तो धोखे में क्यों? जो काम के नाम पे आ रही है वो मजबूरी में, वो अपने घर का आर्थिक स्तर बढ़ाने आ रही थी, वो ये सोच के आ रही थी कि मेरे घर को थोड़ा सा और पैसा मिल जाएगा, हो सकता है मेरे छोटे भाई बहन पढ़ लें अगर मैं काम कर लूँगी। तो उनको लाया जाता दिल्ली के नाम पे कि दिल्ली में बहुत काम है, घर में काम करना, झाड़ू पोछा करना, अच्छे से रहना, खाना अच्छे से जो बनाओगी वही खाओगी, फुल टाइमर रहोगी, घर वालों का आर्थिक उद्धार हो जाएगा। तो फिर एक बार वहाँ फंसी तो ना घर वालों का आर्थिक उद्धार होता है, और वो तो बर्बाद हो ही जाती है। मैम, ये एरिया दिखता कैसा है? क्योंकि आप वहाँ पर गए हैं, बहुत सारी वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जो मैंने कई बार वीडियो वायरल हुए हैं उनमें जो मैंने देखा है। एक आम सामान्य सी वहाँ सुबह होती है, सामान्य सा दिन होता है, लोगों का आवाजाही रहती है, मेन बाज़ार है, लोग सामान खरीदने आएंगे तो वहीं आएंगे, या गुज़रना है कहीं जाना है और आगे तो वहीं से गुज़र के जाएंगे, शॉर्टकट है तो वहाँ से गुज़र के जाएंगे। लेकिन उनकी शाम आम नहीं होती, वो आम नहीं होती। उसके बाद वहाँ सरसराहट बढ़ती है, लोगों की आवागमन बढ़ता है, शराब की महक आती है, लोग चिल्लाते गालियाँ देते नज़र आते हैं कि जो कच्ची देसी शराब पी के वहाँ चिल्लाते हैं, जिन पे अपने पे काबू नहीं रहता है, और वो अपना वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऊपर जाते हैं। तो वो एक साधारण स्थिति नहीं होती, और आम लोगों के लिए नहीं होती कि आम लोग वहाँ जाएं। उस वक्त कोई बाज़ार भी नहीं जाना चाहता 7-8 बजे के बाद, कि नहीं अब बाज़ार नहीं जाएंगे, जबकि जनरली आज का समय तो ऐसा है कि भाई रात तक, देर रात तक लोग मॉल में जाते हैं और जगह जाते हैं खरीद, लेकिन वहाँ नहीं कोई जाता उसके बाद। और क्योंकि वो जितने अंधेरे हैं, जितना काला अंधेरा वहाँ पे है, एक डिम सी लाइट जली रहे, बाहर भी डिम लाइट रहे, अंदर तो है ही नहीं कुछ भी, उससे कहीं ज़्यादा उन औरतों के जीवन में अंधेरा है। शायद उनको उस लाइट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तो उस अंधेरे में डूब चुकी, जहाँ से कभी उन्होंने रोशनी की उम्मीद ही नहीं करी, कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं इस जगह से कभी बाहर भी निकल जाऊँ। एक लड़की वहाँ नहीं सोचती। जब मैं लड़कियों से बात भी करती थी कि बेटा निकाल दूंगी मैं एक दिन, नहीं अब कहाँ जाएंगे, कौन रखेगा हमें, एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में, सरकारों की मंशा नहीं है कुछ करने की, एजेंडे में नहीं है उनके। प्रशासन तो जब कुछ करे ना, जब सरकार का एजेंडा हो। सरकार का कोई एजेंडा नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटियां नहीं हैं। वो कौन सी बेटियां बचाना हम चाह रहे हैं, कौन सी बेटियों को पढ़ाना चाह रहे हैं? उन बेटियों को नहीं, जो वो भी किसी के घर की जीनत थी, किसी के घर की प्यारी बेटी थी, जिसको पढ़ा लिखा के उन्होंने कुछ करने का सोचा होगा, और वो इस नर्क में शायद उनके माँ बाप को पता भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर रहे कि हमारी बच्ची, क्योंकि हम वो कल्पना नहीं करना चाहते जो बुरी से बुरी स्थिति हो, बदतर से बदतर हो।
हम वो कल्पना नहीं नहीं कहीं होगी तो ठीक ही होगी, अब तो बड़ी हो गई होगी, कुछ करने लगी होगी, काम कर रही होगी, अपना पेट तो भरी रही होगी। हम कल्पना भी नहीं करते कि वो मर गई होगी, हम कल्पना नहीं करते कि वो जीते जी नर्क में पड़ी होगी। वो हर पल माँ को याद करती होगी, हर पल बाबा को याद करती होगी, और शायद ये भी कहती हो कि अगले जन्म मुझे बेटियां न कीजिए। तो वो उन बेटियों का दर्द तो किसी को नहीं दिखा। जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ये विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारी बेटियां नर्क में पड़ी हैं। एक तरफ वो बेटियां हैं जो लग्जरी जुटाने के लिए जा रही हैं, जिनको एक रात के 50-50 हज़ार रुपये ले रही हैं, बड़े होटल्स में जा रही हैं, और सुबह उनको ब्रांडेड फ़ोन, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े ये सब खरीदने हैं। और एक वो जिनके पास 250 से 300 रुपये भी वो उनके अपने नहीं होते, और 10 से 15 कस्टमर उनको एक रात में निपटाने होते हैं ताकि वो रोटी खा सकें, ताकि वो अपने बच्चे से मिल सकें एक बार, और अगर दूध मुँह आए तो उसको दूध पिला सकें। इसके लिए सिर्फ वो उन्हें झेलती हैं, उनकी जाति झेलती है। कौन है वो? जो रिक्शा चला के आया है, पंचर लगा के आया, पेंट करके आया, जिसके हाथ भी नहीं धुले, बात से पूरा शरीर महक रहा है, जिसने शायद ज़िंदगी में कभी दांत में मंजन भी ना किया हो, और वो सुंदर से सुंदर लड़की छांटना चाहता है। वो जिस्म को छू के देखना चाहता है कि कौन ज़्यादा गुदाज है, मैं उसको लेके जाऊँ। किसकी हम बात करते हैं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर पढ़ने से ही बेटियाँ बच जाती ना, तो सैकड़ों पढ़ी लिखी लड़कियाँ वहाँ बर्बाद हो गई, जो किसी के प्यार में फंस के आई, शादी की उम्मीद करके आई और माँ बाप को धोखा दे के आई, और अब हर दिन धोखा खा रही हैं। कैसे बेटियों को बचा सकते थे हम? अगर हमारी मंशा होती, हर आदमी की होती। अगर नीचे बैठा दुकानदार सोचता ये लड़की कौन आई है, रोको इसे, ये नहीं जाएगी ऊपर। अगर आने जाने वाला, अगर रिक्शे वाला ये सोचता, जब उसको कहा जाता है कि कुछ मत करना, सिवा कबाड़ी बाजार छोड़ देना, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझता कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इनसे तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसे शायद थाने ले जाऊँ, मैं शायद इसे कहीं किसी अधिकारी के पास लेके जाके खड़ा हूँ, और भी नहीं तो मेरे नंबर ज़्यादातर शहर में है, मेरे नंबर पे एक फ़ोन कर दे। पर नहीं करता कोई, क्योंकि हर किसी की छोटी छोटी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वहाँ पे। एक रिक्शे वाला छोड़ के आएगा, आम सवारी उसको देगी 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। वहाँ उसको एक लड़की ले जाने के अगर 500 रुपये मिल जाए, 1000 रुपये मिल जाए, तो वो क्यों बताएगा? एक जो मोची है, जो और दूसरे बार बरहमा और भी हैं, चाय वाले हैं, वो क्यों बताएंगे? जाए, लड़की जा रही है तो हमारा पैसा बंधा है। क्योंकि अगर एक कस्टमर मेरे यहाँ खड़ा होके सामने वाले कमरे पे अगर उसकी बात चल रही है, इशारे चल रहे हैं, और उसके बाद सेटिंग हो गई और वो चला गया, तो 10 रुपये उसके भी हो गए। बहुत छोटी सी रकम दिखती है 10 रुपये, लेकिन दिन भर में अगर उसके यहाँ 10 कस्टमर हो गए तो उसको 100 रुपये बिना कुछ किए हो गए। उसे कोई सामान बेचना नहीं है, कुछ नहीं करना, फिर भी 100 रुपये उसकी जेब में किसी की देह को बेच के आ गया। और ये पूरा जो व्यवसाय है, ये ना कोई चीज़ बिकती है, ना कोई खरीदी जाती है। एक औरत की अस्मिता को बेचा जाता है और अस्मिता को खरीदा जाता है। और इस फ्रूटली, इस बुरी तरह से कि जब उसकी केवल उसकी अस्मिता ही छिन्न भिन्न नहीं होती, उसकी आत्मा भी छिन्न भिन्न होती है। जब एक स्त्री ये सोच के अपने पति के साथ भी इनकार करती है कि नहीं तबीयत ठीक नहीं, या आज मैं पीरियड्स में हूँ, वो कोई मना ही नहीं है। वहाँ का मिथक है अपना कि पीरियड्स के टाइम उनको और प्लेजर मिलता है। किसकी बात आप करेंगे? हम जानना नहीं चाहते। लोग मुझे आज भी फ़ोन कर करके भी धमका रहे हैं इन पॉडकास्ट के ज़रिए, आप क्यों ये सब बातें करनी है? क्योंकि हम कबूतर की तरह व्यवहार करते हैं कि बिल्ली सामने, लेकिन कबूतर आंख बंद कर लेता कि अब मैं बच गया। नहीं बच रहे हम। आज किसी और की बेटी है, कल हमारी बेटी है। जिन ट्रकों के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने कहीं और लिखा देखा है? ट्रकों के अलावा उन्हीं ट्रकों में लड़कियां चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगता। कैसे कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है लड़की, दिल्ली से बम्बई चली जाती है कैसे कोई लड़की, कैसे मुंबई से मेरठ आ जाती है, कैसे नेपाल से वाया टनकपुर, वाया मडवाडी, वाया सोनौली बॉर्डर लड़की कांटों की तार पार करके आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। हाँ, हैं कुछ लोग जिन पे अभी कुछ टिका हुआ है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग लगातार पैनी नज़र रखते हैं कि कोई लड़की इस तरह से ना चली जाए, और चली गई कुछ सामान बेचने की तो वापस आ रही है कितनी देर में। या रेलवे पुलिस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो पूरी मुस्तैदी के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे नज़र रखे हुए हैं, मगर और सब ने आंख बंद कर रखी है। कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कहना, इस पर चर्चा नहीं सुनना चाहते लोग। ये मैं आप लोगों को सबको सैल्यूट करती हूँ, साहस किया आपने कि इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाने की आप लोगों ने कोशिश की है।
पहल की है। मैं इसीलिए, मुझे सब कहती भी हैं कि अब मना नहीं कर रही किसी को, नहीं करती हूँ मना किसी को भी, क्योंकि मैं ये आवाज़ ही पहुँचाना चाहती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि उन गंदे बजबजाती नालियों में वो कीड़ों की तरह पड़ी हुई हैं लड़कियाँ। शर्म आनी चाहिए। बात मैं केवल मेरठ की नहीं कर रही, मैं जीबी रोड की कर रही हूँ। और थैंक्स टू ऑल पॉडकास्टर्स जिनके ज़रिए मेरे पास ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, जीबी रोड की भेजी, देखिए रात होती है यहाँ की क्या हालत है। वो कम से कम 30-35 साल की महिला, फिर भी वो इतना सा वो पहन के बेचारी इतना सही करके रिक्शे वाले तक को रोक रही है, क्योंकि भूख उनको सताती है और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। मुझे जब लगता लोग है मैम कहते इनको रुपए भी ज़्यादा नहीं मिलते 250 से 300 रुपये बस एक कस्टमर के। एक कस्टमर के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी बड़ी जद्दोजहद के बाद वो 500 से शुरू करेंगी, और वो भी वो नहीं करती हैं, उनका भी वो मालकिन करेगी। बिल्कुल वो एक वस्तु की तरह सजी हुई रखी है। जो दुकानदार के पास दुकान में सब सामान रखा है, वो दुकानदार ही तय करेगा कि ये कितने की है चीज़। वो सामान खुद से नहीं कहेगा कि मैं तो इतने का हूँ। वहाँ भी वही है, वो लड़कियाँ सजी हुई एक लाइन में बैठी हैं, एक बेंच पे, कुछ खिड़की पे झुक रही हैं। अब कस्टमर से सौदा करेगी तो मालकिन करेगी। उनका तो अपनी देह पे ये भी हक नहीं है कि वो ये कह सकें नहीं मैं इतने में नहीं, ये आज में केवल इतने लोग। नया आप लोगों का टैगलाइन चली है कि माय बॉडी माय चॉइस, लड़के और लड़कियां कहते हैं, वो तो ये भी नहीं कहती। ना मेरी बॉडी है ना मेरी चॉइस है, मेरी देह भी किसी और की, मेरी इच्छा भी किसी और की, और फिर भी हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अगर इस तरह हम विश्व गुरु बन रहे हैं तो मुझे एतराज़ है। मैं ऐसे किसी उसका हिस्सा नहीं बनती हूँ कि इसको आप बड़ा मैं शान से कहूँ कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। जब हमारी बेटियाँ उस नर्क में पड़ी हैं, हमारी बेटियाँ उसमें क्यों नहीं दिखता। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार बैठी है, पूरा का पूरा मतलब आप हिला रखे हैं आप दुनिया को कि हम ये, और वहाँ कोई नहीं गुजरता उन चौराहों से, उस जगह से कोई नहीं गुजरता, या किसी को नहीं पता कि जीबी रोड है। मगर क्या करते हैं आप, मत करिए कुछ, पुनर्वास तो कर सकते हैं, मत हटाइए उनके। मैं उनके घर से हटाने पे सख्त एतराज़ करती हूँ, बिल्कुल नहीं। उनको उनकी जगह रहने तो, हम हमारे घर से आप हमें नहीं हटा सकते तो उनको क्यों हटाते हैं। मगर पुनर्वास कीजिए, उनके रोज़गार के साधन पैदा कीजिए। आप बड़े शान से कहते हैं हमने समूह सखी बनाई, लखपति दीदियाँ बनाई, एक आध लखपति दीदी उनमें से बना दो, एक आध हज़ारी दीदी बना दो, उनको मैम सम्मान से लेकिन जीने का मौका हमारे दे भी तो दो। समाज के ऐसे ही लोग हैं ना जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ना करो, एक्सेप्ट करने की बात कहाँ कह रही हूँ मैं नहीं कहती एक्सेप्ट करो, उनके शोषण के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहती हूँ उनको रोज़गार दो। बिल्कुल। आप स्वयं सहायता समूह बनवा रहे हैं तो इसीलिए तो बना रहे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं वो अपने रोज़गार से अपना सामान बनाए, उन्हें बेचें। मगर आप उनके लिए कुछ नहीं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका था कि इन ट्रेड में इनको ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद ये बैंक इनको लोन दें और फिर ये काम करेंगी। आप उनकी विपणन का व्यवस्था कीजिए, उनकी बाजार का व्यवस्था कीजिए। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है जब आप बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं? क्या मैं तो सीधे सवाल करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री से भी, आपका एक भी पॉडकास्ट सुनने का आपको कभी समय नहीं मिल रहा कि आपके देश में ये हो रहा है? आप जो विदेशों में जा रहे होंगे, लोग देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिका के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग वहाँ बसे हो, वो लगातार जुड़ रहे हैं। तो क्या वो नहीं कहते होंगे वहाँ कि आप कहाँ विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? आपके देश में तो ये बदहाली है। लोग मुझे धमका भी रहे हैं कि आप अपने देश को बदनाम कर रही हैं। तो सुनना नहीं चाहते आप कि आपकी बेटियों से क्या हो रहा है? फिर ये बाजार किसके बूते चल रहे हैं? कौन है ये लोग जो यहाँ रह रही हैं? तो फिर इन्हें खदेड़ दो यहाँ से, देश से बाहर निकाल दो। जब ये आपकी बेटियाँ नहीं हैं, निकाल दो, कहीं भी जाइए, इनको ही जंगल में छोड़ दो। कौन है ये? अगर ये इस देश की बेटियाँ नहीं हैं तो फिर कहाँ हैं? और केवल उन्हीं की बात कर रही हैं जो चौराहों पे भीख मांग रही हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ रात को कहाँ सोती हैं? उनके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे लेट गई, वो कहीं किसी पन्नी का बने हुए एक झोपड़ी में लेट गई, वहाँ उनका शोषण नहीं है? आपको लगता है कि नरपिशाच वहाँ नहीं है? जो किसी भले घर की लड़की को बहका के काम के नाम पे, प्यार के नाम पे ला सकते हैं, तो वो तो हर तरह की उपलब्ध हैं, वो तो सड़क पे पड़ी हुई हैं, और बाज की दृष्टि तो हमेशा रहती है उन पे। तो फिर कौन से समाज की हम बात कर रहे हैं? मुझे बहुत एतराज़ है इस बात पे कहने में कि जब तक हम, देखिए एक कहते हैं कि वो, जब तक देश की हर लड़की नाशाज है, दिल पर रख कर हाथ ही कहिए देश क्या आज़ाद है? अगर लड़की इस बदहाली में जी रही है
एतराज़ करो तो उन लड़कियों से करो जो स्वेच्छा से कर रही हैं, जो लग्जरी जुटाने के लिए कर रही हैं। इनसे क्यों एतराज़, इनसे क्यों मुँह फेर रखा है? समाज ने भी, सरकार ने भी, लोगों ने भी, इंडिविजुअल भी, एनजीओज ने भी, सब ने क्यों मुँह फेर रखा है इनसे? क्यों नहीं एकजुट होकर इनको कुछ काम के लिए व्यवस्था करते? बड़ी चीज़, बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े फर्म्स हैं। अभी मुझे अच्छे भी लोग हैं, अभी अभी तुम्हारे पास जब बैठी हूँ मैं, मुझे किसी का मैसेज आया कि दीदी मेरे शेल्टर होम में अभी भी जगह है, कोई भी दीदी आना चाहे तो उसे भेज देना। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो चला रहे हैं इनको, और शायद उन्हीं के लिए टिका हुआ है। ऐसे भी लोग हैं कि जो मुझे विदेश से भी लिख रहे हैं कि हम 1-2 लड़की को तो रख सकते हैं, काम पे रख सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में रख सकते हैं। हाँ, मैं करती हूँ, मैं छुपाती भी नहीं हूँ। मैंने कुछ जगह ये प्रयास किया है कि अपनी लड़कियों को ट्रेनिंग दी, जो रेस्क्यू भी की, और वो मॉल्स में अब महिला गार्ड रखी जाती हैं। तो कुछ लड़कियाँ मेरी काम भी कर रही हैं, मॉल्स में कर रही हैं गार्ड की तरह। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेती हूँ कि फिर वो पहचान आदमी सूंघता है कौन है वो, तो ये नहीं बताऊँगी कि कहाँ पे हैं, लेकिन है मेरी कुछ बच्चियाँ काम कर रही हैं। आप भी थोड़ा सा ऐसा प्रयास करते, सरकारें ये प्रयास करती, तो क्या इन बच्चियों को रोज़गार नहीं मिलता? क्या ये उस धंधे को नहीं छोड़, ये क्या खुद से है वहाँ? छुड़वाना तो उनसे छुड़वाओ जो स्पा सेंटर कर रहे हैं, जो मसाज पार्लर्स कर रहे हैं, जो आपके ओयो होटल्स कर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा कि मैं ओयो होटल लगातार कह रही हूँ, और सबको पता है कि ओयो होटल में क्या हो रहा है। 2-2 कमरे के मकान है किसी के पास, एक में फैमिली आ रही, एक में ओयो होटल चल रहा है। ये कैसी जगह? तो देखिए आकांक्षा, मैं बस इतना कहूँगी, उसकी बदहाली के बारे में अगर आप बात करना चाहो, दिल पे हाथ रखना होगा कि हम जिंदा हैं या मर गए। अगर हम भावनात्मक रूप से किसी को नहीं महसूस कर पा रहे तो फिर हम जिंदा नहीं है, फिर हम, ये जिंदगी भी नहीं है फिर कुछ। हम अपने लिए जी रहे हैं, और अपने लिए जिए तो क्या जिए। मैं तो फिर भी ये आप सबसे करूँगी अनुरोध कि आपके ज़रिए, आपकी बातचीत के ज़रिए, कि कम से कम एक बार तो करिए उनकी तरफ मुँह। मुझसे मत कहिए कि हम उन्हें रोज़गार देना चाहते हैं, सरकार से सवाल उठाइए। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, सरकार को चिट्ठी लिखिए, आप उनके जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे लिखिए, रिट दायर कीजिए, उनके पुनर्वास के लिए एक आवाज़ तो उठाइए कम से कम। मैं कब कहती हूँ कि आप उन्हें घर में अपने नौकर रख लो? नौकर लगने तो वो आई थी और भेज दिया उन्हें बाजार। और परसों पहले गुलजार साहब ने कहा था कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। यही मर्द तो हैं जिन्होंने माँ बहन बेटी सबको बाजार दिखा दिया। और अब भी अगर आपने बाजार को नहीं निकाला तो शर्म करिए अपने पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, बेटियों को सम्मान देने वाले, बेटियों को अदम गोंडवी साहब कह गए कि बेटे को राजा कहें भैया कहें सम्मान दें, बस चले तो बेटियों को जान से ही मार दें। कहाँ आप बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उन बेटियों को तो एक बचा कर, एक तो उनका हाथ पकड़ता कोई बाहर तो निकलता। हाँ, मैं सैल्यूट करती हूँ उन लड़कों को जिन्होंने शादियाँ की हैं, जो दिल से, जिन्होंने मेरे से आके कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी शादी करा दो। ऐसी बहुत लड़कियों की शादी हुई है और सुरक्षित सेफ ज़िंदगी जी रही हैं। ऐसी भी लड़कियां जिनकी आइडेंटिटी छिपा के मैंने शादी की है, और उसे उनके ही पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं, ये नहीं मैंने बताया कि कौन है, कि हमारी भी शादी करवाना वहाँ से जहाँ से आपने इसकी कराई। इतनी अच्छी लड़की है, इतना काम करती है और हंसती रहती है हर समय, क्योंकि उन्हें हंसने का मौका ही नहीं मिला। तो एक हंसने का मौका तो दीजिए, एक बार आके सबके बीच में कहने का तो मौका दीजिए अपनी बात, कि उन्होंने क्या झेला है। इमेजिन कर सकते हैं कि एक लड़की तैयार ना हो और उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च डाली जाए, चूना डाला जाए, और वो मर जाए तड़प के। क्या सोचती होगी वो बेटी? इस समय उसके साथ वो जाती होती है जब उसको ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाता है, जब उसको वो लगाया जाता है कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इतनी हायर हो जाए, इतनी हाई पे हो जाए कि वो ज़बरदस्ती आदमी के पीछे जाए। क्या उसकी अंतरात्मा भी कहती होगी कि तुम इसके पीछे जाओ? उसका शरीर उसकी तरफ खींचता है, उसकी आत्मा रोती है उसमें, मैं क्या कर रही ये हूँ। सब वहाँ पर होता है। ऑक्सीटॉक्सिन, दूसरे तरह की ड्रग्स जो आपकी इच्छाओं को इस तरह कर दे कि आप चाह के भी अपने आप को ना रोक सकें। लेकिन कि जी रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, रात को चैन से सोते हैं, खाना खा के सोते हैं, अगले दिन की कल्पना करते हैं। उनके पास कुछ ही नहीं है। हो सकता है एक दिन रोटी भी ना मिले, 4 आज कस्टमर कम रह गए तो तुम्हारे खाने में कटौती हो जाएगी, नहीं मिलेगा खाना, क्या करेंगे? और दूसरी जगह दे दिए, पुलिस का दे दिया, जो भी उनसे उनका दे दिया, स्टेक होल्डर्स का दे दिया,
ब्रोथल ऑनर का दे दिया, ब्रोथल कीपर का दे दिया। अब वो कहाँ से रोटी खाएगी आज? नहीं आज उसके पास, कहाँ से देगी? तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि इस बदतर ज़िंदगी से तो अच्छा भगवान मुझे तो कभी जीवन मत देना। अगर कोई पुनर्जन्म होता हो, मुझे तो कीड़े मकोड़ों की योनि में भी मत पैदा करना। मैंने वो ज़िंदगी देखी 31 साल कि जो पल पल दहलाती है, हर रात ही सोच के सोती हूँ आज कुछ नहीं, लेकिन अगले दिन कुछ नया देखती हूँ। और अब उससे ज़्यादा दुख होता है जब उन बच्चियों को देखती हूँ जो अच्छे घरों की हैं, माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ने भेज रखा है, और वो हाथ में सिगरेट है, शराब का गिलास है, खुलेआम, और वो जी रही हैं बढ़िया ज़िंदगी, लग्जरी जुटा रही हैं। कहाँ से, क्या पैसे, क्या माँ बाप शराब और सिगरेट के लिए पैसा दे रहे हैं? नहीं ना, तो उसके लिए भी जुटाए जा रहे हैं। बेहतरीन खाना खाने के लिए, बेहतरीन कपड़े पहनने के लिए, रात को क्लब्स में जाने के लिए, सबके लिए तो पैसा चाहिए। कौन हुई खराब औरतें? वो कि जिन्हें हमने किसने नाम दिया उन्हें? जब जिस समय भगवान ने पैदा किया तो 3 जेंडर्स हम पैदा किए, स्त्री पुरुष और किन्नर। उसको हम मान्यता दे देते हैं क्योंकि वो भगवान ने पैदा किया। और जिनको हमने पैदा किया उनको हमने वेश्या क्या दिया? उनका नहीं है कुछ भी हमारे लिए। कहीं है उनका आरक्षण? करिए मांग, लोग कहें कि उनको भी आरक्षण दो, जो मजबूरी का शिकार होकर वहाँ पड़ी हुई है। ये मत कहो कि ये तो निकलना ही नहीं चाहती। कौन ऐसा उस नर्क से ना निकले कि जहाँ रोज उसको इंजेक्शन लग रहे हो, जहाँ रोज उसे 15 आदमी के साथ सोना हो? कौन उस जिंदगी को जीना चाहेगा? क्या उन सीढ़ियों पर कोई अपने आप चढ़ता है? कोई नहीं चढ़ता उन पे। लेकिन एक बार चढ़ गए तो उतरना नामुमकिन है। मैम, इनके खाने पीने की जो व्यवस्था वहाँ पर रहती है, वो कैसी, इनकी आम जिंदगी, हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी कोई खाना नहीं कैसी है, रहती है इनकी? कोई खाना नहीं है। सुबह साई उठेंगी 10-11 बजे, क्योंकि सुबह 3-4 बजे सोती हैं। 10-11 बजे उठेंगी, कुछ उठी और 10-12-1 बज गया, उठ गई, उठ के चाय मंगा ली, चाय पी ली। उसके बाद कहीं दाल चावल नीचे बन रहे हों किसी ठेले पे, वो मंगा लिए, जो मालकिन मंगा दे। मालकिन चाहे मुर्गे खाए या मछली खाए, वो कुछ भी खाए, उनके लिए तो कुछ नहीं है। बस वो खा लिए किसी तरह दाल चावल, रोटी मिल गई तो रोटी खा ली, और बस फिर शाम से वही सब काम है। और क्या ज़िंदगी है उनकी? कुछ भी नहीं। वही शाम होते ही चूना पोतना, वही क्या लगाना, वो एक डिब्बी दे जाता है एक वैसलीन जैसी, और उसमें अलग अलग कलर मिला के कभी होठों पे लग गया, कभी आईलिड्स पे लग गया, अब मेकअप हो गया। और जो इनके रहने की वहाँ पर व्यवस्था रहती है? कोई भी रहना क्या है, किसको है रहना, किसको है वहाँ? वहाँ तो केवल काम, वो तो उनका क्या कहूँ, वो उनका केवल वर्क प्लेस है। और क्या वर्क प्लेस पे सो सकते हैं? नहीं है ना इजाज़त सोने की, वो भी नहीं सोती। कहीं भी किसी कोने में पड़ के सो गई, उनके कमरे थोड़े ही हैं। किसी भी कोने में पड़ के सो जाओ, जिसमें दिन भर धंधा किया है उस गद्दे पे पड़ के सो जाओ, कुछ नहीं है उनके पास। आप क्या सोचते हैं कि वो उनके लिए बड़े एसी और कूलर लगे हुए हैं कि उनमें सो रही हैं? एक पंखा चल रहा है एक हॉल में, पड़ी हैं वो जहाँ तहाँ ऐसी थक के 4 बजे 3 बजे, कुछ नहीं है उनके पास। मैम, अभी एक मूवी भी आई थी हीरा मंडी, तो क्या वो जो मंजर उस मूवी में दिखाया देखिए गया है? वो हाँ। वो दौर था जब तवाइफी दौर था, तब मुगल थे, तब वो उस दृष्टि से जाते थे कि गाना सुनना है, मुजरा देखना, पैसा भी होता था, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होता था। मगर आज के दौर की वो बात नहीं, आज के दौर की बात है तो गंगूबाई है बहुत हद तक। अब मैं तो कहती हूँ 90% गंगूबाई, बहुत रिसर्च करके बाद उन्होंने बनाई है, बिल्कुल वो सच है कि इसी तरह से वहाँ पर पीड़क आते हैं जो सडिस्ट हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काटेंगे, क्योंकि जितना लड़की चिल्लाएगी उतना उनको प्लेजर देगी। वो कोई उनके लिए प्यार का साधन नहीं है, वो उन्हें कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश का साधन है। वो कमज़ोर बाज, चिड़िया बाज के पंजों में फंसी होती है उससे, वो जो चाहे करे, हर कुछ करने का उसे अधिकार होता है। लड़की चीखती रहे, चिल्लाती रहे, मालकिन के कान बहरे रहते हैं, दूसरी लड़कियों के कान बहरे होते, उल्टा वो सुन के और खौफ खाती हैं कि हमें चुपचाप तैयार हो जाना, नहीं हमारा भी यही हाल होगा। कोई नहीं है उनका। मैम, तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये खुद से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो? अच्छा कहाँ जाए? मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, बताइए कहाँ जाएंगी? निकल गई फिर कहाँ जाए? बताइए। सवाल तो सब कर लेते हैं आकांक्षा, ये बताइए ना, एक्सेप्टेंस है
किसी के घर में जाके काम मांगेंगी कि साहब हमें काम दे दो, कौन हो, कहाँ से आई हो, आइडेंटिटी प्रूफ लाओ, पुलिस से वेरिफिकेशन कराओ, कौन करेगा? वो कहाँ से लाएंगे? उनको तो ये भी नहीं पता हम कहाँ के हैं, कहाँ से आ गए। तो किसकी बात कर रही है? ये जो बेमानी है ये सवाल कि वो क्यों नहीं उतरती, उतर के कहाँ जाएंगी? कोई है मसीहा नीचे? वो मुझ पे भी बरसों लोग कहते हैं ना, हमने 4,000 5,000 6,000 लड़कियां निकाली, मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि मैंने वो कोशिश ही नहीं की। मैंने केवल ये कोशिश की कि एक बच्ची जब निकले तो पूरे आत्मविश्वास और शिद्दत के साथ निकले, ताकि वो जीवन में जाके फिर से स्ट्रीम हो सके। ये नहीं कि वो उसी ट्रॉमा में जीती रहे, क्या हुआ क्यों हुआ। उसे भी लगे कि समाज भरोसे के लायक है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, उनका भरोसा नहीं रहा किसी पे भी। क्यों करें? एक लड़की निकालने मुझे 6-6 महीने लग जाते हैं, क्यों मेरे पे भरोसा करें? हूँ कौन मैं? मुझे वो भरोसा पैदा करने के लिए एक लंबा मैराथन प्रयास करना पड़ता है कि वो विश्वास करें, मेरी धड़कन को सुन सकें, मैं अपने सीने से लगाऊं जब उन्हें, मेरे हाथों की छून महसूस कर सकें जब मैं उनको छूऊं। तो मैम, आप जब पहली बार इस जगह गए, या तो मेरठ या फिर दिल्ली में, क्या था उस वक्त मन में, और ये सब जब देखा तो क्या फील किया नहीं, आपने? देखिए मैं तो किसी ऐसे उससे नहीं गई कि मुझे यहाँ काम करना है। किसी के प्रति मुझसे एक अपराध हुआ कि जो चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ और मैं उसको नहीं रख पाई। थोड़ा अब भी समझती हैं कि हमारा कस्बाई मानसिकता का शहर है, कितना ही हम आगे बढ़ गए, तो मैं दबाव में ये नहीं कर पाई। तो उसके प्रति जो मेरे मन में अपराध बोध था, मैं तो केवल उसको ढूंढने गई। और सच कहूँ तो मुझे वो दौर ही ऐसा नहीं था, आज से 31 साल पहले, बहुत पुराना। और मुझे ये नहीं था कि और भी कहीं ये बाज़ार होते हैं, मुझे केवल ये पता था कि कबाड़ी बाज़ार ही है एक ऐसा। मेरठ में? हाँ, और मुझे कहीं नहीं पता था। तो मैं तो केवल उसको ढूंढने गई जिसके प्रति मैंने अपराध किया, और फिर लौट नहीं पाई कभी, क्योंकि वो तो नहीं मिली, उस जैसी तो हज़ारों लड़कियां मिली। हर बार ये सोचती रही जब भी एक लड़की निकालती कि वो जहाँ भी होगी तो उसको ये तो होगा कि मैंने अपने अपराध को कुछ कम किया। और अभी मैं आप सबको धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि आप लोगों के ज़रिए अभी रिसेंट में 1-1.5 महीने पहले मुझे पता लगा, इतने बरस नहीं ढूंढ पाई जिस शख्सियत को मैं, कि अब उनकी आगरा में डेथ हुई है। और मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि जिनकी बात आप कर रही हैं उनकी आगरा में उन्होंने सांसें पूरी की हैं, और लगभग 75 ईयर्स की वो हो रही थी उस समय। तो वो भी मेरे लिए सुकून का पल था, क्योंकि वो इस नर्क से मुक्त हो गई, और शायद ये कह के हुई हूँ कि फिर कभी ना हो इस दुनिया में। तो वही बदहाली थी, पर इतना बुरा हाल नहीं था उस समय जब जाना शुरू किया। मतलब बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना वर्स्ट रूप नहीं था जो आज है। आज हर दिन एक नई लड़की मुझे दिखती है, और फिर वो देखे, ये तो मेरी बहन की लड़की वहाँ रह रही थी, ये अभी आई है यहाँ पे, और उसको तो बोलने का अधिकार नहीं, पर मुझे उसका चेहरा बताता है ये नहीं है इसकी कुछ भी। फिर भी उसे समय लगता है, वो मुझ पर क्यों भरोसा करे? किसी से धोखा खा के यहाँ तक आई है ना, कोई प्यार में लाया था, कोई काम के नाम पे लाया था, तो वो क्यों भरोसा करेगी कि मैं उसे कहाँ ले जाऊँगी? कैसे मुझ पर यकीन करेगी? वो ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सबके माथे पे कलंक है, और हम इस कलंक को कोई भी धोना नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं कि मिनट से पहले करें, इनको यहाँ से उजाड़ें और फेंक दें। कहाँ रहेंगी वो? जहाँ उनके घर हैं, जहाँ उन्होंने मकान बना रखे हैं। फिर वो आपके गली मोहल्ले आसपास में सब यही करेंगी वो। फिर आपकी लड़कियों को भी आप फुसला के यही करेंगी। तो करिए। मेरे शहर में ख़त्म किया कि नहीं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। तो नतीजा क्या हुआ कि मैंने एक लड़की उन्हीं के चंगुल से निकाली, फिर उन्हीं के सामने से। बताइए कैसे? आप किसी के घर पे नहीं जा सकते कि हमें रेस्क्यू करनी है कोई लड़की। आप किसी के घर पे जाके ज़बरदस्ती नहीं बैठ सकते। वो ऐसा बाज़ार था कि जहाँ वो बैठ सकते थे आप उनसे बात कर सकते थे, घंटों उनके यहाँ गुजार सकते थे। वो आपको भगा नहीं सकती। दुकानदार आपको भगाएगा नहीं। आप किसी दुकान पे बैठोगे, क्यों भगाएगा? आप सामान देख रहे हैं, भाई ये चाहिए नहीं, वो ये नहीं कहेगा भाई जाओ। तो और घर में अगर उस दुकानदार के हम घर में चले जाओगे, कल दुकान पे मिलना, यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने वो काम कर दिया कि वो घर में उनको और तो कोई काम आता नहीं, पुनर्वास हमने किया नहीं, काम उनको कुछ सिखाया नहीं। अब वो क्या करेंगी कि हमारी बेटी है, उनका टारगेट है। फिर मैम, इनके बच्चों की लाइफ कैसी होती है? देखिए, बहुत पहले तो बहुत ख़राब थी। वो बस चाय लाने का काम, उनका कस्टमर को पकड़ के लाने का काम,
ये उनका काम था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और हमने उन्हें बराबर यही कहा, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे रेस्क्यू करने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला है कि बच्चे खुद से कहें कि मम्मी अब नहीं। परिवर्तन हुआ उनके अपने बच्चों का, परिवर्तन ये हुआ कि वो सब पढ़ने लगे। हाँ, शर्त ये रखी उन्होंने कि हम नहीं देंगे कोई पैसा, आपको जैसे पढ़ाना हो वैसे पढ़ाओ। इतना मुझे भरोसा कर रही थी, ये भी बहुत है। तो मैं करती हूँ हर साल कुछ नए बच्चों का एडमिशन कराती हूँ, और बच्चे बीटेक एमटेक भी कर चुके हैं, एमबीए बीसीए भी कर रहे हैं, बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। एक लड़की भी बैंक में एम्प्लॉय हुई है। तो और उसका ये भी परिवर्तन है कि जैसे दुबई में 2 बच्चे हैं, वो हमारे 2 बच्चों का खर्चा उठाते हैं। जो अभी इस साल हमने 17 बच्चे, और वो केवल उन्हीं के बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे भी हैं जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, और उनके माँ बाप हैं, उनकी परमिशन से कुछ पहले हमारे वहाँ क्लासेस चलाते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा स्ट्रीमिंग होना चाहता है तो उसका एडमिशन कराते हैं, और कराते हैं उसमें कि सारी आइडेंटिटी छिपा के। क्योंकि एक तो हमारा तो फेस ही है कि जाएंगे तो भैया तो वही बच्चा होगा। मैं जाती नहीं एडमिशन कराने के भी, कोई भी जाए, और हॉस्टल में कराते हैं ताकि वो उस जगह पर लौट के माँ को ना देख सके वो क्या कर रहे हैं, और एक दिन हाथ पकड़ के निकालें। तो पढ़ रहे हैं बच्चे, मगर उसका दूसरा, हमारे भी तो नरपिशाच बैठे हैं समाज में जो अपनी बच्चियों को वहाँ ला रहे हैं धोखे में। अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरों की बेटियां वहाँ आ रही हैं, क्योंकि ये विश्व का सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का धन देने वाला व्यवसाय है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें कुछ नहीं होता, केवल किसी बच्चे का या बच्ची का जीवन दांव पे लगाया जाता है। और हम अलग अलग विधाएं ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। हमने ढूंढ लिया सेक्स टूरिज्म। क्या करेंगे भीख मांगने वाले बच्चे? भीख ही तो मांग रहे हैं। कुछ दिन हमारे जो विदेशी मेहमान हैं उनको एंजॉय करेंगे, उनका छोटे छोटे बच्चों को लगेज उठाने के नाम पे भेज दिया जाता है उनके साथ होटल्स में, कि अच्छे से रहेंगे, उसी होटल में रहेंगे, एसी रूम में रहेंगे, अच्छा खाएंगे, और उनके साथ जो बुरा बर्ताव होता है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाहर से लोग आए हैं जिनके लिए वो ऐसी चीज़ है कि जो मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो एक बार पैसा दे चुका हूँ। वो उनके साथ सोच के देखो सेक्स करते होंगे तो उन बच्चों पर क्या बीतता होगा। और लड़के हैं वो, लड़कियाँ नहीं, क्योंकि लड़की ले जाने में तो बहुत खतरे हैं। लड़की तो आप कैसे ले जाएंगे? छोटी बच्ची को आप ले जाएंगे तो कमरे में नहीं जाने देगा होटल वाला। कितनी छोटी बच्ची किसकी है, आइडेंटिटी लाओ। लेकिन लड़का कुछ नहीं, वो लगेज उठाने के नाम पे आया है। बहुत ख़राब परिस्थितियों में जी रहे हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा कुछ दिन बाद हमारे मुंह पे थूका जाएगा, क्योंकि ये बातें जा रही हैं। ये सब लोग धीरे धीरे जान रहे हैं कि इनका कहीं पूरे विश्व भर में वेश्यालय नहीं है, ब्रोथल नहीं है हिंदुस्तान को छोड़ के। ये ब्रोथल्स हैं जहाँ हर रोज़ एक आत्मा मरती है, हर रात एक आत्मा मरती है, और हम बन रहे हैं विश्वगुरु। तो बनिए, मुझे तो एतराज़ है ऐसे विश्वगुरु बनने से। और मैं तो भगवान को ये कहती हूँ कि मेरी 61 साल एज हो गई, कि आखिरी पड़ाव में है जीवन के, आखिरी दम तक किसी लड़की को बचाते हुए प्राण चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस देश में मत पैदा करना, कीड़ा भी बनाओ कहीं तो कहीं और कर देना। बहुत गर्व है मुझे हिंदुस्तानी होने पे, लेकिन बहुत एतराज़ है मुझे यहाँ बेटियों का इतना शोषण होने से। बस नहीं मैं तो हम बहुत सारे ऐसे केसेस वाकई हमारे देश में होते हैं कि जिनका जिक्र भी नहीं होता। बहुत लड़कियां रेप करने के बाद मार दी जाती हैं, और जो गरीब लोग हैं वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते। बेटा वो मर गई ना एक बार, बहुत दुख हुआ, हमने बहुत धरने प्रदर्शन कर लिए और फिर चैन से बैठ गए हम, वो मुक्त हो गई। और वो जो हर रात मर रही हैं, वो हर रात इससे भी वर्स्ट पोजीशन झेल रही हैं, जो वो जैसे चाहे कस्टमर वैसे यूज़ करेगा उसे, क्योंकि उसने 250 रुपये दिए हैं, उसने 300 रुपये दिए हैं। इससे भी सस्ता कुछ हो सकता है? एक औरत की अस्मिता, उसकी इज्जत, उसका वजूद पूरा हिला देने के लिए 250 और 300 रुपये। सोच के देखो, रेप होता है एक बच्ची के साथ, वो 1000 बार मरती है। अगर वो जिंदा रहती है तो जीवन भर वो उस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल पाती। जब एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, ऊपर से लोग क्या कहते हैं कि ब्रॉथल हैं तो रेप रुक रहे हैं। कहाँ रुक रहे हैं? अभी 4 दिन पहले एक 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहाँ रुक रहे हैं? OTT हमको वो सब परोस रहा है कि जिससे हमारे छोटे छोटे किशोर बच्चों में अजीब सी भावनाएं पैदा हो रही हैं। जहाँ दिखे वहाँ किसी के साथ रेप करते हैं, जहाँ आपको कमज़ोर कोई दिखेगा तो वहाँ उसके साथ वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो क्या वो ब्रॉथल हैं तो इसलिए रेप नहीं हो रहे? जब निर्भया कांड हुआ तब ब्रॉथल नहीं थे? या जब वो हैदराबाद की डॉक्टर के साथ इतना ब्रूटल हुआ तो तब ब्रॉथल नहीं थे? बहुत बड़ी हमारी ये भूल है कि ब्रॉथल है तो रेप रुक रहे हैं। असलियत ये है कि जो नर पिशाच है
उसको कहीं भी कमज़ोर औरत दिखती है, अकेली औरत दिखती है तो वो सक्रिय है। आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी सक्रियता उस जैसे और 2-4 मिलेंगे। और रही सी कसर, सरकार को राजस्व चाहिए और शराब का उनको पीना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ है एकमात्र। आपको फिर कोई होश नहीं होता, आप पी के क्या कर रहे हैं किसी के साथ, क्या नहीं कर रहे हैं, तब आपका किसी से कुछ मतलब नहीं होता लेना देना। हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी यहाँ पर यही व्यवहार होता है। देखिए छोटी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन 14 साल तो प्रोफेशन का हिस्सा ही है कि 14 साल के बाद तो लड़की को उतरना ही है उसमें। ऑक्सीटॉक्सिन दे के उनके अंग बड़े किए जाते हैं, उसके बाद धंधे में उतार दी जाती है। मैंने जैसे अभी कहा कि ऐसा ड्रग्स दी जाती है जिससे वो खुद से ही कहती हैं कि मेरे साथ है, ये करो। तो जितनी यंग लड़की होती है फिर उसके वैसे ही उसको चार्जेस उसके वैसे ही नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ये मिनिमम मैक्सिमम सब यही है, 250, 300, 400 बस। ऐसा कुछ नहीं है कि नई लड़की है तो इसके तुम 1000 दे दो। है कौन वहाँ जाने वाले जो दिन भर में मुश्किल से 500 रुपये कमा पाते हैं। 100 की दारू पी गए, 250-300 यहाँ कर दिए, 100 घर में बीवी के 2-4 थप्पड़ मारे कि यही है मेरे पास की कमाई, ये ले, हो गया बस, और बात खत्म हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई चॉइस नहीं है किसी की। ये जो लड़कियों ने नया टैग निकाला ना कि माई बॉडी माई चॉइस, ये उन्हीं के लिए है बस। उनकी बॉडी, उनकी कोई चॉइस नहीं है इसमें, उनका कोई अधिकार भी नहीं है उस पर। जागना होगा। आप जैसे बच्चों ने अगर ये बीड़ा उठाया कि पॉडकास्ट के जरिए हम इस बात को करें, तो ये बीड़ा भी उठाइए कि लोग आवाज़ उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं, रिट दायर करिए, पर्चे लिखिए। देखिए 3 चीज़ें होती हैं कोई भी उसके लिए, खर्चा, चर्चा और पर्चा। आप खर्चा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। चर्चा तो कर सकते हैं, चर्चा हो रही है। पर्चा लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। सरकार क्यों नहीं जागेगी? एक दिन तो जागना होगा। और नहीं जागेगी तो फिर ये सपना देखना बंद कर दो कि हम विश्व गुरु हैं। फिर नहीं कि बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है। मैम वैसे तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म भरी सभी की इनकी स्टोरी रहती है हमेशा से। आपने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन आपके अभी इस पूरे अनुभव में आपके लिए सबसे दर्दनाक मंजर कौन सा था? सच कहूँ तो मैं उन्हें याद भी नहीं करना चाहती। उन लड़कियों का मरना या किसी महिला का मरना, वो मैं याद भी नहीं करना चाहती कि वो कैसे तिल तिल मरती है। जब मैं एक लड़की को कहती हूँ कि तुझे मैं एक दिन निकाल दूंगी यहाँ से, तो मेरा साथ दे, बस हिम्मत कर। तो उसने कहा अब निकाल के क्या करोगी, तब से क्या कर रही थी? मैंने कहा बेटा मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ। नहीं, तब से क्या कर रही थी? मैंने कहा कब से? जब मुझे कोई उठा के यहाँ लाया था। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता लगा तुम्हें कब लाए, मैं तो तुम्हारी तरफ हमेशा देखती थी, तुमने तो नहीं देखा मेरी तरफ। बेटे मैं तो हमेशा देखती थी, तुमने ही मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने कहा मैं हमेशा कहना चाहती थी पर अब नहीं कहूँगी। मैंने कहा बात तो बताओ क्यों नहीं कहोगी? कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि जिसको तुम नहीं, मतलब कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह रही थी। तो उसने कहा देखो मैं आज सबके सामने कहूँगी ये बात, तुम सुनोगी? मैंने कहा हाँ मैं सुनूंगी। तो चलो मैं वहाँ चलती हूँ छज्जे पे, जो खिड़की है उनकी। पता नहीं मैंने कहा क्या कहने वाली, मैं अंदर से इतना घबरा गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या कहेगी। और जब उसने चिल्ला के सबसे कहा ना कि मैं सारे बाजार वालों को कह रही हूँ कि एक बार सामने आओ, मुझे कुछ कहना है, मेरा हाथ कस के पकड़ रखा, मुझे इन्हें भी बताना है। खड़ी रही मैं चुपचाप। मैंने उससे कहा अभी, मैं कहा बेटा अब बस बहुत हुआ, अब नहीं तुम्हें कुछ कहना है मुझे यहाँ कहो। कि नहीं मैं अब सबके सामने। और वो बाजार ऐसा छोटी बात होती है तो तुरंत भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सारे धीरे धीरे लोग जुटने लगे। मैंने एक दूसरे कहा भी जाओ यहाँ से, अपने वॉलंटियर से कहा कि सबको कहो कुछ नहीं हो रहा जाओ। लेकिन लोगों को उत्सुकता जागी, हो गए इकट्ठे। तो उसने कहा कि आप ये कह रही हो ना कि मैं क्यों नहीं निकलना चाह रही थी। मैंने क्यों नहीं कहा, मैं आज बताती हूँ। मैं कैसे निकलूँ, मेरा तो मुझे बाप बेच गया, मेरे बाप ने मुझे बेचा ही, और वो समझता है कि मुझे नहीं पता कि उसने मुझे बेचा। मैं 3 साल की थी, मेरा पापा मुझे यहाँ छोड़ गया और उसने बस उसके बाद मेरी कभी खैर खबर नहीं ली। वो क्या करता रहा मुझे नहीं पता, पैसे लिए नहीं लिए मुझे नहीं पता,
पर मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, 3 साल की भी, कि मैं पल पल उस आदमी को देखती थी जो मुझे छोड़ के गया। मैंने धीरे से पूछा, बेटा रहने दे, कौन है वो आदमी, मुझे बता देना, मैं सच कह रही हूँ, उसे सज़ा दिलवाऊँ। फिर वो रुकी नहीं। उन्होंने कहा, देखो मैंने यहीं कमा के दिया, यहीं सब कुछ किया, और वो सुन रहा है मुझे, इस वक्त भी खड़ा हुआ इस भीड़ में। सब सुन लो अच्छे तरह से कि वो मुझे सुन रहा है यहाँ, जो मुझे यहाँ बेच के गया, जिसने मेरी कमाई खाई। और उस पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, और आज उसके पास एक होटल है मेरी कमाई का। कहाँ लेके जाओगी मुझे, बताओ कहाँ? उस बाप के पास जो मुझे यहाँ बेच के चला गया। इतने सवाल थे उसके पास कि सब चुपचाप सुन रहे थे। मैंने उसे अपनी किसी तरह से सीने से लगाया कि बेटा बहुत हो गया। नहीं, हम सब तुम्हें माँ कहते हैं ना, तो आज सुनो, एक तुम हो जो मेरी माँ नहीं हो, मुझे बराबर कह रही हो कि मैं निकालती हूँ, लेकिन मैं कैसे बताती कि मैं कहाँ जाऊँगी? माँ तो मेरी थी नहीं, और बाप मुझे यहाँ बेच गया। और फिर उसने ऐसे कर कहा ना कि आज इनमें है, अगर मैं उसका नाम दे दूँ तो शर्म से मर जाएगा। और इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो हट गई वहाँ से। मुझे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। फिर उसका हाथ छुड़वा के मैं खिड़की पे गई, तो मैंने देखा एकदम भीड़ छटी, और एक आदमी गिरा पड़ा था नीचे। मैं फिर भाग के, मैंने अपने 1-2 वॉलंटियर्स को भी कहा, मैं कि जाओ जरा नीचे गए। फिर मैं गई भाग के, मैंने कहा क्या हुआ ये? तो उसने मुझसे बस इतना कहा, मैं उसका बाप हूँ। सोचो उस बेटी, वो आई नहीं नीचे, मुझे बहुत लाई। मैंने कहा तेरे पापा चले गए, नीचे आ जा, मेरा बाप नहीं है वो। रोई बहुत मेरे गले लग के, बहुत रोई। बोले अब गया, जब बर्बाद हो गई मैं, पहले मर जाता तो हो सकता मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के निकल जाती। मैं बहुत सी ऐसी, वो सब मेरे जीवन में एक ट्रॉमा की तरह से है, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, हर जगह। इसीलिए कड़वा बोलती हूँ, इसीलिए शायद लोगों को बुरा लगता है। सोचो उस 3 साल की बच्ची ने किस कदर अपने बाप से नफरत पाली होगी, और उस समय 19-20 साल की थी जिस दिन उसने खुल के कहा। और वो बस उसने आखिरी बार इसने कहा, बस देखा, मेरा एक बार बोलना बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने तो 20 साल छुपा के रखा दिल में ये। और वो पहला दिन था जब उस कमरे पर हर हर औरत रोई, चाहे वो मालकिन थी, कीपर थी, या और लड़कियां थी। वो पत्थर की तरह बैठी थी, बस मेरे गले तो बहुत लग के रोई। एक बस उसने कहा, बस इतनी सी बात, थोड़ा तो सुन लेता, आके मेरा हाथ पकड़ लेता। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं आकांक्षा, जिनको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, जिनको याद करके भी मेरे मतलब मैं अंदर से अच्छा नहीं महसूस करती। बस आज भी है वो वहाँ, अब थोड़ी बड़ी है, उम्र दराज है, मैं उससे कभी निगाह नहीं मिला पाई। उसके बाद किस मुँह से? मुझे ये लगता हमेशा कि ये सोचती होगी कि इन्हें सब पता है, और मैं सोचती हूँ कि ये सोचती होगी कि मेरा ये कुछ भी नहीं कर पाई, काश मेरा कुछ करती। तो वहाँ के तो काली सच्चाई को मत जानो तो वही अच्छा है। जो देख लिए वो जिंदा हैं पर जिंदगी नहीं है, और जो नहीं देखे वो सुन के नहीं सो पा रहे। बहुत बच्चे मुझे करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की ने किया, मैं सो नहीं पा रही हूँ कई दिन से। इनका मैं कहना नहीं चाहती, पर मुझसे पूछते हैं तो मैं कह देती हूँ, पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ ये सब बातें कि ऐसा नहीं। हाँ होता है। फिर भी हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैम आज वाकई हम उस दौर में हैं जहाँ पर इन बेटियों की वाकई बहुत कम बात होती है, और आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से एक आस एटलीस्ट इनके मन में होती है। लेकिन आपने अभी ये स्टोरी जो बताई है इमेजिनेशन से भी परे है। लेकिन मैम आप पर भी ट्रस्ट करना इन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता हाँ मैं होगा, और तो कह ही आपके रही लिए भी हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज ही होता बहुत। होगा मैं कि इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं तो नहीं निकाल पाई बहुत सारी लड़कियाँ, क्योंकि मुझे तो 6-6 महीने एक लड़की को कन्विंस करने में लग जाते हैं। वो भी चोरी से करनी पड़ती है, मालकिन के सामने तो नहीं कर सकती ना। उनकी भी चोरी देखनी पड़ती है, कब वो है कब नहीं है, कब लड़की को मैं अपना फ़ोन नंबर दूँ, कब उससे बात कर पाऊँ। तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं होता। और मैं तो मुड़ के देखती हूँ तो मैं 30 साल में अगर इसको मैं क्या सोचूं, 5 लड़की भी औसतन मैं 1 साल में नहीं निकाल पाई।
तो बहुत मैं इसे कोई ये नहीं मानती मैंने कुछ किया, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कभी फिर कोई लड़की इनमें ना फंसे, लेकिन कहाँ तक उन नरपिशाचों को ढूंढा जाएगा जब तक सरकारों की मंशा ना होगी, लोगों की ना होगी, समाज की ना होगी। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि आवाज़ उठाओ बस, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, आप सब लोगों के ज़रिए, यूथ के ज़रिए, कि जितना एक कुछ भी नहीं कर सकते तो अब पोर्टल हैं, प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का, पोर्टल पे ये 4 लाइन हर रोज़ लिखेंगे, कभी तो देखेंगे, कभी तो पढ़ेंगे कि लिखिए इन बेटियों के लिए कुछ। अगर इतना आप कर सकें तो ज़रूर परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल मैम, और सभी को इनिशिएट लेना भी चाहिए, सबको लेना चाहिए। लेकिन मैम, आपने इस जगह को बहुत देखा है, बहुत पढ़ा है, उनके बीच आप रहे हो। जब एक नई लड़की इस जगह पर आती है, उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना। मैंने बताया तो भी आपको, हम्म इतना आसान कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगी। क्या है रास्ता, क्या है कि उसके इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाली जाए, तो चूना डाला जाए, या अनगिनत अनगिनत बार उसके साथ रेप हो, दिन भर रात भर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, उम्मीद की कोई किरण नहीं है उसके पास, कैसे? तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकती कोई लड़की। उसकी तो बात ही नहीं है कि वो निकलने की सोचे या उसके साथ क्या बीता। ये बताओ उसके साथ क्या नहीं बीता, बस तो देखो क्या नहीं बीता। तो सब मैम, आप एनजीओ चलाते हैं, आपकी फैमिली ने कभी कोशिश नहीं की आपको कि आप रुक जाइए? आपको धमकियां भी कई बार मिल चुकी हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश नहीं, मुझे करते तो हैं। मार ही दिया था, धमकी क्या, मैं तो पूरे शरीर में रॉड है, लोहा है, अभी तो ऐसे ही सब कहते हैं। पहले तुम कहती थे आपको आयरन लेडी, अब हो ही गई हो, अब इतना लोहा लगा हुआ शरीर में। तो ये तो कोई मेरी फैमिली, मैं कहूँ काश ऐसी फैमिली सबको मिले। मेरे भाई कुछ समय नाराज़ रहे मुझसे, 7-8 साल तक बात नहीं की, लेकिन मेरे इन लॉज ने कभी मुझे वापस लौटने को नहीं कहा। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, बस ये रखा कि ये दायरा हो कि जब तक हमारे सबकी शादियाँ नहीं हो जाती, मतलब मेरे 2-3 देवर, एक ननद, इनकी शादियाँ नहीं हो जाती तब तक थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने एक तय कर लिया था, मैं आप मेरी फैमिली को कोई पहचानता भी नहीं है, क्योंकि मैं कमज़ोर पड़ती उस वक्त जब मेरी फैमिली को नुकसान होता। मेरी फैमिली को कोई नहीं पहचानता, मेरे नज़दीकियों के अलावा, मेरे ऑफिस स्टाफ के अलावा और कोई नहीं पहचानता। ना मैं कभी किसी से मिलवाती हूँ, ना कभी मैंने किसी के सामने आने दिया। तो आपके साथ कुछ हैपनिंग हुई थी? हाँ, मेरा एक एक्सीडेंट किया गया, एक दूध का टैंकर चढ़ा दिया था गाड़ी पे, और वो बस फिर काट के निकाला गाड़ी में से। तो ये सब जो हाथ टूटे हुए हैं, ये पैर सब टूट गए थे सब, बहुत लगभग 1.5 साल तक बिस्तर पे रहे। मैम, उस टाइम भी नहीं लगा कि अब। नहीं, उल्टा ये लगता रहा कि पता नहीं कौन लड़की फंस गई होगी, जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरे साथी बहुत अच्छी हैं, सभी 70 महिलाएं हैं कि वो जाती रहीं, बताती भी रहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ छुपाती भी रही हूँ, इन्हें दुख होगा अगर कुछ ऐसा, लेकिन मैं भेजती रही बराबर, जाओ, जाना ही होगा। वो तो नहीं, मैं कभी पीछे आया ही नहीं मन में। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब अरे नहीं मेरे तो वहाँ डर लगा, मुझे लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों भगवान ने क्या कर दिया था, क्या कर दिया है मुझे नहीं पता। डर जैसी कोई चीज़ कभी आई नहीं, मुझे लगा वो तो दुनिया की सताई हुई है, मुझे क्या डर लगेगा वहाँ उनसे। लेकिन मैम, जैसे आप वहां पर गए तो आपको मिलने दिया गया इन लड़कियों से? नहीं, मैंने कहा ना कि एक लड़की को 6-6 महीने लग जाते हैं मुझे कन्विंस करने में, समझने में, आई कांटेक्ट बनाने में। पहले तो आई कांटेक्ट के जरिए जाऊँ ना कि ये लड़की थोड़ा सा रुझान दिखा रही है, कैसे किसी से पूछ सकती हूँ, क्यों भाई निकलेगी, मुझे मार नहीं देंगी वहीं, तो वो नहीं। बहुत सीरियस तो ऐसे हुए कि उनको पता भी नहीं कि ये मैंने किया। ऐसे भी हैं जो चुपचाप कराए, उतार लिया लड़की को नीचे कि तू एक पल के लिए आया था, जो थोड़ी आउटडेटेड हो गई थी और जिनका अब नहीं था कुछ, उन पर भरोसा जम गया था, तो ऐसे ही निकाल दी। शादी जिनकी की उनको कह दिया कि नीचे उतरो बस, फिर मैं जानूँ। तो लड़के पहले से तैयार उनके ही होते थे, हमारा कुछ नहीं उसमें,
कि वो जिनका अफेयर उनसे चल गया या वो वाकई उनके प्रति बस इतना ज़रूर किया कि भाई उन पे 2-3 साल इतनी नज़र रखी कि वो ज़रा सा भी लड़की को दुख ना दें या फिर से कहीं प्राइवेटली उससे धंधा या न कराने लगे, तो वो सब ऐसे करके किया। इतना आसान कहाँ है। अब इतना मैं बता रही हूँ कि पहले दिन रेस्क्यू करूँ, वो मुझे 1000 गालियाँ दें और अगले दिन मैं फिर जाती हूँ उसी जगह पे खास तौर पे, और कि दी फिर आ गई तुम, फिर करोगी कुछ। मैंने कहा कुछ नहीं करूँगी, चाय तो पिला दे, कल नहीं पिलाई, आज तो पिला दे, कल से आज तक बिना चाय क्यों होगी, बात ख़त्म कर देती हूँ। वो भी जानती हैं कि तुम्हें नुकसान कभी नहीं पहुँचा रही है। बस एक बच्ची के जीवन को जरूर बचाने की कोशिश करती हूँ, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि मेरे लिए तो वो भी बुरी नहीं है। वो किसी की बच्ची को उठा कर नहीं ले जा रहे हैं, बच्ची को तो हमारे इर्द गिर्द का ही आदमी उठा रहा है ना, तो इसलिए मैं उन्हें बुरा नहीं मानती। मेरे लिए तो वो भी अच्छी औरतें हैं, और वो लड़कियां तो हैं ही जमाने भर की सताई हुई। मैम, आपका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है, 36 साल आपको लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अब ज़्यादा अब बढ़ ज़्यादा हो गई, हाँ, अब ज़्यादा हो गई हैं। वहाँ तो बदहाली ज़्यादा हुई है, क्योंकि बिल्कुल लोअर क्लास का आदमी जाता है जिसकी जेब में 250-300 मुश्किल से ही है, वो कभी कभी आउटडेटेड लड़की मांग लेता कि 150 ले लेना, इसका तो चलेगा, इसके पास तो ग्राहक ही नहीं आते, उसे केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है। और बाहर तो दुनिया बहुत खुली हो गई है कि माई बॉडी माई चॉइस, पैसे, लग्जरी, फ़ोन, ब्रांडेड चीज़ें, इन सब के लिए वो किसी के भी पास जाती हैं, होटल्स में जा रही हैं, स्पास के ज़रिए जा रही हैं, मसाज पार्लर्स के ज़रिए जा रही हैं, वो तो चल रहा है। और ऐसा कसर OTT आपकी पूरा कर रही है, OTT आपको सब परोसता है, फिर आप की इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर आप कहीं की कहीं जाते हैं। तो बदल नहीं रहा है कुछ भी, कुछ नहीं, क्योंकि फिर मैं वही दोहरा रही हूँ कि सरकार की मंशा नहीं है, कुछ लोगों को खड़ा होना होगा और ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि क्यों है ये ब्रॉथल्स ही क्यों है, किसने बसाया, और अगर है आपने मान्यता दे रखी है तो फिर रहना दो उनके हाल पे। जिस भी चीज़ की हमने डिमांड की, जैसे हमने कहा बोले ऐसे आवागमन कैसे रुकेगा, हमने कहा रुक जाएगा, आप ऐसा करो सबको एक एक आई कार्ड जारी करो। बोले ये लीगल नहीं है, अच्छा चलो हम देंगे, हम संस्था की तरफ से एक एक कार्ड देंगे। इस कमरे में 5 लड़कियां हैं, 5 को हमने आई कार्ड दे दी, 6ठी दिखती है तो उठा के ले जाओ, कोई रुकावट नहीं, कोई किससे पूछना नहीं है, ले जाओ और ले जाओ, नारी निकेतन डाल दो, बताती रहेगी कौन है क्या है, तो अपने आप रुकेगा। लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन मैम इस देश के तो चाहे वो आप शासन स्तर पर ले लीजिए, प्रशासन स्तर पर ले लीजिए, देश का 99% लोग जानते हैं उस जगह के बारे में। और ऐसा भी नहीं है कि आज मैं CM पोर्टल पर डाल दूं, PM पोर्टल पर डाल दूं, अवगत तो मैम सभी है ना इन सब चीज़ों से। नहीं हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आवाज़ तो उठानी होगी, आप ना डालें। मैं कह रही हूँ, मैं एक लेटर आपको देती हूँ, आपके इर्द गिर्द 10 लोग हैं, 10 लोग तो साइन कर सकते हैं, बिल्कुल 10 से मैं करा रही हूँ, 20 लोगों का गया, उन 20 लोगों से आपकी अब आप एक एक आदमी से कराइए, 40 लोग होते हैं, ये तो एक चेन है, आप उस चैन को तो जोड़ सकते हैं। 50 लोग तो करके भेजिए, कल 1000 भी होंगे, 2000 भी होंगे। मैं देखिए बड़ी बातें करने वाले, आप बात कर रहे हैं पर्यावरण की, पेड़ बचाओ, रोज कट रहे हैं, सड़कें नंगी हुई पड़ी हैं, आप कह रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी रोज शोषण हो रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि जिस बात को हम कहना इसे बचाओ वही बर्बाद करनी है? कहाँ है पर्यावरण? थोड़े दिन बाद आप गोलियां खाएंगे, रोटी नहीं। खेत हैं कहीं, खलिहान हैं कहीं, खत्म हो रहे हैं। जब मेरठ जैसे शहर से खत्म हो रहे हैं तो ये तो दिल्ली और नोएडा हैं। वही बात लड़कियों की है, क्यों ये बाजार आज तक बंद? ये तो खुद ही बंद हो जाते अगर लड़कियां ना आती, अगर ट्रैफिकिंग ना होती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा वर्स्ट ना होता। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में मीटिंग्स होती हैं, मैं गई हूँ, मुझे एतराज़ है उनका भी, मैं उन मीटिंग्स में गई हूँ, वैदिक विलेज जैसी जगह में हुई है। फिर मुझे लगा ये सब बेमानी है, मैं नहीं चाहूँगी। मैंने बरसों पहले छोड़ दिया, कैसी कितनी बड़ी मीटिंग में बुलाओ, मैं नहीं आऊँगी। जो बात आप मुझे बताने जा रहे हो तो मैं जानती हूँ, धरातल पे आओ ना, खड़े हो ना वहाँ, और आवाज़ उठाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने 100-200 बड़े लोग खड़े हो जाएं, तब भी काफ़ी है। सदन में आवाज़ उठा मत करिए, एक मेरे शहर का सांसद खड़ा कर दो, एक मेरे शहर का विधायक खड़ा कर दो, वही आवाज़ उठा दो। नहीं उठाएंगे आप, इन मुद्दों पे बात तो करके देखो, नहीं उठाएंगे। इन पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। किसकी जानकारी में नहीं है ये होटल? सबकी में है वहाँ क्या हो रहा है, एक आवाज़ नहीं उठती।
घंटों के हिसाब से कमरा मिल रहा है। ऐसा क्या काम है कि घंटे के लिए ले रहे हो तुम? इसलिए मैं तो देखो निराश में बिल्कुल नहीं हूँ, अपने जीते जी भी नहीं हूँ, मरूंगी कुछ करके ही, ये तय है। और मैम हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने बहुत सारी लड़कियों को वहाँ से निकाले, और हम उम्मीद यही करते हैं कि और लोग आपके सपोर्ट में आएं और वो आपकी हेल्प करें, खुद भी इनिशिएट लें, और शायद हम किसी की ज़िंदगी को बहुत बढ़िया तो नहीं बना सकते बट उनकी ज़िंदगी और बर्बाद होने से उससे तो बचाएं, बचा बदतर होने से तो बचा सकते हैं। अच्छी मत बनाओ, मैं नहीं कह रही, बर्बाद होने से बचा लो बस। बिल्कुल। और हम सभी से गुजारिश भी यही करते हैं कि कम से कम एक बार आगे आकर एक छोटा सा स्टेप तो एटलीस्ट उठाइए। और बात ये नहीं है कि आप पोर्टल पर डालें मैं डालूं, क्योंकि कोई कागज लिखने की जरूरत नहीं। आप मैं एक टैग लाइन देती हूँ, उस टैग लाइन को कम से कम शेयर करके तो उस पर डाल सकते हो। या लाके तो देखिए एक बार, इंस्टा पे लाके देखिए, आपके और भी एक्सपेक्ट्स चल रहे हैं उन पे, जिन पे ये लोग भी रहते हैं बड़े लोग, उन पे देख लिखिए कि पहले ये करो तब बात करो विश्व गुरु बनने की, पहले ये करो तब बात करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने की। इतना तो कर सकते हैं। तो सरकार कॉग्निजेंस तो लेगी कि ये क्या हो रहा है, बदनामी हो रही है, क्योंकि उस पर इंस्टा पे भी दुनिया भर के लोग रहते हैं। मैं तो अब समझती हूँ इस बात को, मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, कि इंस्टा पे लोग मुझसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जगह से संपर्क कर रहे हैं, तो वो भी तो सुनेंगे ना कि क्या हो रहा है ये। तो एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को हमारे सुनेंगे, कम से कम वो आगे आकर कुछ तो इन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रीशियस टाइम आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच।